कुछ लोग अभी जो अपनी जाति नहीं बता पाते वो जाति कार्ड खेलते हैं। मतलब आपके ग्रैंडफादर पारसी है, आपकी मदर क्रिश्चियन है, मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, हाँ समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, और आपका गोत्र जो निकलता है वो आप बोलते हैं कि आप उच्च कोटि के कौल ब्राह्मण गोत्र के होते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो लिखा है और जो एक्चुअल सेक्युलरिज्म जो लोग समझ रहे हैं, जो एक नैरेटिव है सेक्युलरिज्म को लेकर के, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, यतो धर्मस्थो ततो जया। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्षता। मुझे तो लगता है कि मुस्लिम देश की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी तो पारसी हो सकते हैं, माइनॉरिटी सिख हो सकते हैं, हज की सब्सिडी देना सेकुलर होता है, परंतु अगर हम लोग सनातन के केंद्र को डेवलप करें, जैसे काशी कॉरिडोर किया गया, काशी कॉरिडोर किया गया प्रसाद स्कीम में, तो अजमेर शरीफ को भी किया गया। ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्यों भाई, अगर मुस्लिम मंत्री होगा तभी वो मुस्लिम के लिए काम करेगा? ये तो जिन्ना वाली सोच है। कभी आपने इनसे सुना है इन्होंने बोला पारसी मंत्री नहीं है? आप जो चीज़ें कोट करते हैं गीता महाभारत से, गीता से जो चीज़ें आप कोट करते हैं, पहली बात समझना चाहूँगी, आपने हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं? एक बेटा है राम जैसे, बेटा है भरत जैसा, या एक दूसरी फैमिली है जहाँ पर एक भाई दूसरे भाइयों का सिर कलम करके बाप को जेल में डालकर वो सिर उनके सामने पेश करता है और सत्ता पे आता है। आप कौन सा उदाहरण चाहोगे अपने परिवार में? नेचुरली राम और भरत वाला, नॉट औरंगजेब और दौरा शिकोह वाला। आपने बोला था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातृ वतन, आपने ये चीज़ें बोली थी कि कहा जाता है, तो क्या ये बोलने से एक मुसलमान क्या कम मुसलमान होता है? तो मतलब इंडोनेशिया के सारे मुसलमान हैं ही नहीं, उनको खारिज कर दो मुस्लिम इस्लाम धर्म से, वो तो रामलीला मनाते हैं। हमारे यहाँ तो हरियाणा में ईद की राम राम भाई ये कहते हैं। एक पार्टी के साथ इतने लंबे अरसे तक जुड़े रहने के बाद उनकी आइडियोलॉजी, खासकर नेहरूवियन आइडियोलॉजी को लेकर के जो आपकी स्टेटमेंट्स या जो आपका झुकाव रहा या जो आपने बातें सामने रखी और जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, वीर सावरकर जी जिस समय पर वर्षों तक उनको काला पानी की सजा हुई, उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष तो ब्रिटिशर था 1910 में, विलियम वेडनबर्न, और ये कहते ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे और सावरकर जी माफी वीर थे। पुत्र मोह, इस प्रिंसिपल पे पार्टी आगे बढ़ रही है। एक सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट होता जा रहा है। मोर और लेस जो मेरी जर्नी रही, जो 1-on-1 इंटरव्यूज करने की, उसमें कांग्रेस बड़ी अनअप्रोचेबल रही। हो सकता है आपका पहला नाम सुन के भी उनको थोड़ा सा, उनको तो हर एक स्मृति से एलर्जी है। मैं कांग्रेस को विलेन नहीं मानता हूँ, विक्टिम मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता दे आर विक्टिम्स ऑफ गांधी परिवार की हॉस्टेज पॉलिटिक्स। कांग्रेस में आप किसको स्टार फेस मानते हैं? राहुल गांधी को उनका स्टार प्रचारक मानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उनके प्रचार करने से फ़ायदा हमारा होता है। दिल्ली इलेक्शंस पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो दिल्ली चुनाव को इस वक्त बीजेपी की आत्मसम्मान की या डिग्निटी की फाइट कहा जा रहा है, बैटल कहा जा रहा है। अरे बाकी तो छोड़िए, इन्होंने कहा था 2013 के हलफनामे पे साइन करके सर जी ने कि मैं बड़े घर में नहीं रहूँगा, और मैंने ये ऐसे डाला तो दिखा है एक शीश महल। मैं ढूंढ रहा हूँ 20 नए हॉस्पिटल कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा। 24 नए यूनिवर्सिटी मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, 24 नए यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं दे रहा। यमुना जी साफ़ हो जाएगी, यमुना जी साफ़ नहीं और प्रदूषित हुई। एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना था दिल्ली को, दिल्ली के 10-11 साल बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रमेश भेदुड़ी जी, उनकी स्टेटमेंट महिलाओं के अगेंस्ट दो आई हैं, एक प्रियंका वाड्रा के अगेंस्ट और एक आतिशी के अगेंस्ट। मैं इसको ठीक नहीं मानता। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। शहजाद जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। धन्यवाद आपका। और 101st एपिसोड, मतलब आपकी सेंचुरी पूरी हो गई है, तो आपने मुझे याद किया और पहला पॉलिटिकल गेस्ट हूँ आपके इस मंथन सीरीज़ में, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े सामाजिक क्षेत्र के महानुभाव आए हैं। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, दैनिक जागरण का आभार है।
जो आपके साथ पुराना हमारा इंटरव्यू था, बहुत ब्रीफली बात करूँ एक दो सेंटेंसेस में, वो था जागरण डायलॉग्स। और उस शो को इतना पसंद, उस एपिसोड को इतना पसंद किया गया। डायलॉग की बात अब मंथन तक आ चुकी है और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे, प्लीज इनवाइट शहजाद पूनावाला टू द शो। तो आज उसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए, मतलब मैं ये कहूँगी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने एक्सेप्ट करके आप यू अग्रीड टू कम जी। और शहजाद जी, बहुत कुछ है आपके बारे में बात करने के लिए। एक यूथ आइकन की तरह आपको देखा जाता है देश के, बहुत सारे लड़के लड़कियां आपसे मुझे तो लगा कि 55 वर्ष में आप यूथ बनते हैं इस देश में। चलिए, मैं भी यूथ हूँ, 35-36 में तो अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। कदावर राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेरी एक्सट्रीमली परसुएसिव स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से आप प्रोपेल करते हैं मुद्दों को, चीज़ों को, क्या रिसर्च होती है, डेटा होता है, लोग कसमें खाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं कि भाई आप इतना सॉलिड रिसर्च करके आप बैठते हैं, फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। और अभी भी देखिए आपके पास लगातार डेटा और न्यूज़, आप बहुत वेल कनेक्टेड रहते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं तो उसके लिए आप लगातार मेहनत करते हैं। और देखिए, हमारा काम थोड़ा आसान होता है क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया देश के लिए, और लोगों ने, चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या चाहे आने वाले दिल्ली चुनाव हो, वहाँ पर मोदी जी को बार बार उन्होंने मुहर लगाई है। तो मुझे लगता है हमारा काम आसान हो जाता है मोदी जी की वजह से। और ये पॉलिटिकल इंटरव्यू शहजाद जी, ये भी करना बहुत ज़रूरी था कि इस बार सोचा कि क्यों नहीं मंथन में सामाजिक विषयों के साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी बात रखी जाए। बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, एक यूथ आइकन की तरह आप देखते हैं, यंगस्टर्स लोग बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। ऐसे में जो प्रेजेंट सिनारियो में सबसे पहला सवाल, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, सेक्युलरिज्म को लेकर के आजकल बहुत बातें होती हैं, और युवा या तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम का मतलब मैं आप समझ रहे होंगे, या तो बिल्कुल ही कम्युनलिज्म की तरफ चला जाता है, या तो कंफ्यूज है, कॉन्सेप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है। ये जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो लिखा है, और जो एक्चुअल सेक्युलरिज्म जो लोग समझ रहे हैं, जो एक नैरेटिव है सेक्युलरिज्म को लेकर के, आप यंगस्टर्स जो कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा शहजाद पूनावाला से, आप यंगस्टर्स को कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण 1947 के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर सूडो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया गया, या डिस्टॉर्टेड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्षता। हमने पंथ निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता में ट्रांसफॉर्म कर दिया। धर्म से क्या कोई भी स्टेट, कोई भी संविधान, कोई भी लोग अलग हो सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, यतो धर्मस्थो ततो जया। ये धर्म को छोड़ ही नहीं सकते। महाभारत में भी हम लोग धर्म की स्थापना के लिए महाभारत हुई। धर्म मतलब नॉट रिलीजन, धर्म मतलब राइचियसनेस, धर्म मतलब ड्यूटी। तो क्या स्टेट कैन इट बी एंटी धर्म? स्टेट हैज़ टू बी प्रो धर्म। धर्म और स्टेट अलग नहीं हो सकते। स्टेट का कोई फेथ या रिलीजन नहीं हो सकता, मतलब कि पंथ नहीं हो सकते। अब इस पंथ को हटा दिया गया और धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट डाला गया, वहाँ से ही सूडो सेकुलरिज्म की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये कर दिया गया कि जो भारत का एक इतिहास है, भारत की विरासत है, उसी से हम लोग अपने आप को अलग करने लगे, और सेकुलरिज्म के नाम पर एक माइनॉरिटी अपीजमेंट प्रैक्टिस की गई। नेहरू जी के उस समय पर भी बयान है कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से ज़्यादा खतरनाक मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है। पहले तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या है इस देश में? क्या एक 18 से 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी मानी जाएगी? मुझे तो लगता है कि मुस्लिम देश की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी तो पारसी हो सकते हैं, माइनॉरिटी सिख हो सकते हैं, माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो सकते हैं, माइनॉरिटी वो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, पर जो 80 करोड़ है और उसके बाद फिर या 100 करोड़ है और उसके बाद 20 करोड़ है, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी माइंडसेट में ट्रैप करने के लिए उसकी तुष्टीकरण करना, उसको अपीज़ करना, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को बार बार एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स में लाना कि अगर आप अपने आइडेंटिटी को रखते हैं तो आप कम्युनल हैं,
अगर आप अपने हितों की बात करते हैं तो आप कम्युनल है। तो इस प्रकार की डिस्टॉर्टेड सेकुलरिज्म की वजह से ही आज ये ओवर रिएक्शन हम देखते हैं कई जगहों पर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस देश में अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो तो अपने सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करें, जो मुस्लिम नहीं है वो उनकी इफ्तार पार्टी में भी टोपी लगा कर जाए, पर अगर कोई हिंदू है और वो टीका लगा दे और वो कोई संविधानिक पद पर हो तो ऐसा उसके ऊपर सेक्युलर लॉबी टूट पड़ता है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अपने घर में, वो महाराष्ट्रन भी है, महाराष्ट्रन गणेश चतुर्थी बहुत जोर शोर से मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि गणेश जी हमारे सबके हैं, मेरी संस्कृति का हिस्सा है। गणेश चतुर्थी शुरू भी मेरे शहर से, पुणे से हुई। लोकमान्य तिलक जी ने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी समाज को एक करने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सामाजिक रूप से हम सब एक साथ आए, तब शुरू हुई, पहले से चलने वाली प्रथा नहीं है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, प्रधानमंत्री जी गणेश आरती के लिए शामिल हुए, तो इतना बड़ा इकोसिस्टम का मेल्टडाउन हो गया, आप समझ सकते हैं। और यही चीज़ 2009 में जब हमारे अभी दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के यहाँ पे इफ्तार पार्टी रखी गई जिसमें जस्टिस बालाकृष्णन आए, तब तो वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और यहाँ पर मोदी जी जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ चले गए गणेश आरती में, तो ना जाने हमारे देश के सेकुलरिज्म पर इतना बड़ा खतरा आ गया। हज की सब्सिडी देना सेकुलर होता है, परंतु अगर हम लोग सनातन के केंद्र को डेवलप करें, जैसे काशी कॉरिडोर किया गया, काशी कॉरिडोर किया गया प्रसाद स्कीम में, तो अजमेर शरीफ को भी किया गया, थॉमस चर्च को भी किया गया। काशी कॉरिडोर को डेवलप करने का फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे 13 करोड़ पर्यटक पहुँच रहे। अयोध्या जी में आज सबसे ज़्यादा, ताजमहल से ज़्यादा पर्यटक, आगरा से ज़्यादा पर्यटक अयोध्या जी में पहुँच रहे। जब वो रिलीजियस और बाकी पर्यटन के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ की पूरी इकॉनमी डेवलप होती है। वहाँ पर कोई टैक्सी चलाने वाला क्या केवल मोहित टैक्सी चलाता है क्या? मोहम्मद नहीं चलाता। कमरा रेंट पे देने का काम केवल क्या कोई स्वाति करती है क्या? कोई सुल्ताना का वहाँ पे होटल्स या होम स्टे नहीं होगा क्या? तो वहाँ पे पूरी इकॉनमी डेवलप हुई, पर नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि एक सांप्रदायिक कदम है कि आपने सनातन केंद्र डेवलप क्यों किया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का डिस्टॉर्टेड जो सेकुलरिज्म था, इसका बड़ा खामियाजा हमने भुगता, आज भी हम भुगत रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्यों भाई? अगर मुस्लिम मंत्री होगा तभी वो मुस्लिम के लिए काम करेगा। ये तो जिन्ना वाली सोच है। कभी आपने इनसे सुना है इन्होंने बोला पारसी मंत्री नहीं है, जैन मंत्री नहीं है, बुद्धिस्ट मंत्री, या माइनॉरिटी आपने केवल एक ही कम्युनिटी में रिड्यूस कर दिया कि केवल मुस्लिम इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कमीशन के लंबे समय तक अध्यक्ष केवल मुस्लिम बने, अब जाके सिख बने लालपुरा साहब। तो सिख को क्यों नहीं बनाया? हमारी कैबिनेट में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री अभी किरण रिजिजू है, बुद्धिस्ट है। हमारी कैबिनेट में सिख मंत्री है, हरदीप पुरी जी है, क्रिश्चियन है। इनको माइनॉरिटी नहीं मानेंगे? और माइनॉरिटी तो बहुत प्रकार की हो सकती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती है किसी जगह पे। आजकल तो परिभाषा करने में तो बहुत सारी माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई होती है, तो उनके बारे में क्या? तो दरअसल ये केवल सेकुलरिज्म के नाम पर एक राजनीति की गई कि मुस्लिमों को डराओ, उनके मन में एक फोबिया क्रिएट करो और बहुसंख्यक समुदाय को बांटो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर घोल दो, ताकि उनको कभी अपने इतिहास पर या अपने संस्कृति पर या अपनी विरासत पर गर्व ना हो, और बांटो और यहाँ पर पोलराइज करो। ये राजनीति आज भी चल रही है। कुछ लोग अभी जो अपनी जाति नहीं बता पाते, वो जाति कार्ड खेलते हैं। अपनी जाति का उनको कोई अता पता नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि कैसे जाति उनकी जो बताते हैं वो हो भी जाती है। भाई मतलब आपके ग्रैंडफादर पारसी है, आपकी मदर क्रिश्चियन है, मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, हाँ समझने वाले तो समझ ही जाते हैं। और आपका गोत्र जो निकलता है वो आप बोलते हैं कि आप उच्च कोटि के कौल ब्राह्मण गोत्र के होते हैं, तो ये समझ में नहीं आती बात। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो अपना गोत्र देख लेते हैं, वहाँ पर वो देख लेते हैं कि ये जाति है वो जाति है। अपने स्टेट में तो कोई कास्ट सर्वे करा नहीं पाते। हाँ, और मुस्लिमों में जहाँ पर पसमानदा और अपर कास्ट है,
उसमें कभी एक बात नहीं बोलते। कभी उन्होंने बोला है चलो पिछड़ों के लिए है, तो मुस्लिम में भी जो पिछड़े हैं उनके लिए बोला है कभी? क्यों वहाँ पे गाड़ी क्यों रुक जाती है? तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज़ कनेक्टेड है। सेकुलरिज्म के नाम पर केवल इस देश में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स हुई और अब नेचुरली लोग इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब रिजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम एक हैं तभी हम सेफ हैं। अगर एक नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश की स्थितियाँ हम देख रहे हैं, एक नहीं रहेंगे तो अफगानिस्तान की स्थितियाँ हम देख रहे हैं। शहजाद जी, ये जो अगला सवाल है मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा था तो उसमें आपने बोला था कि बचपन से आप मॉस्क अपना जा करके अपना नमाज अदा करना और पूरा धार्मिक जो भी चीज़ें हैं आपने अपना परसू करी। लेकिन अब क्योंकि मैंने रिसर्च के बारे में आपसे पूछा तो आप जो चीज़ें कोट करते हैं गीता महाभारत से, गीता से जो चीज़ें आप कोट करते हैं, पहली बात समझना चाहूँगी आपने हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सारे हिंदू ग्रंथ या वेदों का नॉलेज है, पर वो रहता है ना कि जिस इकोसिस्टम में आप रहते हो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मेरे इकोसिस्टम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे इकोसिस्टम में सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे ज्ञानी लोग हैं। उनसे उनकी बातें सुन के उनसे प्रेरणा लेते हुए कई सारी चीज़ें जिसको हम नहीं जानते हैं, बचपन से अवसर भी नहीं मिला होगा पढ़ने का या लिखने का, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा और एफर्ट करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए ये एक ट्रेजर है, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, इसको एक समुदाय की विरासत बनाकर रखना ये बहुत बड़ा अन्याय है उस विरासत के साथ। रामायण महाभारत ये देश के ग्रंथ है, ये देश के हैं, ये किसी एक समुदाय के नहीं, तो मैं बोलूँगा विश्व के हैं। राम जी विश्व के आइकॉन हैं, कृष्ण जी विश्व के आइकॉन हैं। तो उनकी जीवनी से या उनके जो भी उनके ज़िंदगी में घटनाएं हुई या उनके रामायण या महाभारत में जो भी चीज़ें हैं उससे हर एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, सीख सकता है। अब सुधांशु जी का ही एक उदाहरण देता हूँ, वो हमेशा समझाते हैं कि दो फैमिलीज़ है। एक फैमिली है जहाँ पर एक बेटा है राम जैसे, बेटा है भरत जैसा, कि बड़े भाई के लिए अगर बड़े भाई को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचे या बड़े भाई को थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँचे तो खड़ा रख कर वो शासन चलाते हैं। आप परिवार में ये संस्कार चाहोगे? या एक दूसरी फैमिली है जहाँ पर एक भाई दूसरे भाइयों का सिर कलम करके बाप को जेल में डालकर वो सिर उनके सामने पेश करता है और सत्ता पे आता है। आप कौन सा उदाहरण चाहोगे अपने परिवार में? नेचुरली राम और भरत वाला, नॉट औरंगज़ेब और दाराशिकोह वाला। तो मुझे लगता है कि ये विषय कोई धर्म का है ही नहीं, ये विषय तो आप अपने परिवार में किस प्रकार के संस्कार चाहोगे। और जब ये संस्कार, लेगेसी, विरासत का भंडार हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसमें क्यों ना इससे हम सीखें और अपने आप को उसी संस्कार में ढालें। इंडोनेशिया के मुसलमान भाई राम जी को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के मुसलमान कहते हैं, कुछ मुसलमान कहते हैं कि राम हमारे नहीं, हम बाबर के हैं। कुछ है वो कहते हैं उनकी विरासत वफादार की नहीं, रजाकार की है। वो कहते हैं मेरे गर्दन पे चाकू रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। शेरवानी पहन के निकलते हैं और वो ऐसे चलते हैं सीना तान के और धमकियां देते हैं उनके भाई, बोलते हैं हम 800 साल से हुकूमत कर रहे थे तो अब आरक्षण क्यों मांगते हो धर्म के आधार पर? तुम तो मुगलों के वंशज हो ना, या रजाकारों के हो या निज़ामों के हो, तो मत मांगो आरक्षण। तुम्हारे तो बाप दादा राजा रहे हैं, राजा के जो वंशज है वो आरक्षण मांगेंगे? आरक्षण भी मांगना है, अपने आप को मुगल से भी जोड़ना है, बाबर से भी जोड़ना है, और जो आपका है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, उससे आपको अलग रखना है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो इन चीज़ों को अपनाता हूँ और मुझे लगता है सारे लोग भी समझ रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रामायण और महाभारत से सीख लेनी है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि क्या जय श्री राम कहने से, क्योंकि आपने जो डायलॉग्स पे आप आए थे तो मैंने ये सवाल आपसे किया था, तो आपने बोला था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातृ वतन, आपने ये चीज़ें बोली थी कि कहा जाता है। तो क्या ये बोलने से एक मुसलमान क्या कम मुसलमान होता है, और क्या मज़ार पे चादर चढ़ाने से एक हिंदू, क्योंकि मैं उस ताने बाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि शहजाद जी कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है, जो एक जो मुसलमान वर्ग है,
सोसाइटी का, समाज का, वो कहता है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं। ये नैरेटिव क्यों है? मेरा एक ही सिंपल सवाल है, अगर राम जी की प्रशंसा, महिमा मंडन, राम जी के जयकारे लगाने से आदमी सांप्रदायिक बन जाता है, तो इस देश में सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति क्या ये लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी जी थे? महात्मा गांधी जी का संकल्प क्या था? राम राज्य। महात्मा गांधी को जब 3 गोलियां लगी नेहरू जी की सरकार के दौरान, मारने वाला गोडसे था, सरकार नेहरू जी की थी, तो वो हे राम कहते हुए चल बसे। उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो क्या महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक थे? क्या ये कह सकते हैं? हमारे यहाँ तो हरियाणा में ईद की राम राम भाई ये कहते हैं। अच्छा, बच्चा शरारत करता है तो माँ बोलती है हाय राम, कुछ गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं हे राम, और लास्ट में चले जाते तो राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंत तक का एक हमारा एक साथी है, और वो साथी का नाम लेने से हम लोग सांप्रदायिक बन गए कैसे? तो मतलब इंडोनेशिया के सारे मुसलमान हैं ही नहीं, उनको खारिज कर दो मुस्लिम इस्लाम धर्म से, वो तो रामलीला मनाते हैं। देखिए यही प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे करके, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था डायलॉग में, ये सब बहाना है। ये हमारे हिंदू जो है काफिर है, राम जी जो है या कृष्ण जी जो है इनको नहीं मानना है। ये शुरुआत तो वहाँ से हो जाती है, अंत वहाँ नहीं होती। वहाँ से शुरू होते होते मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं जनगण मन पे नहीं उठूँगा, मैं वंदे मातरम का विरोध करूँगा। तो ये शुरू हिंदू से होते होते अंत भारत के चिन्हों पर होती है। अभी मैं आ रहा था तो डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, उन्होंने नेशनल एंथम नहीं बजाया। असेंबली के शुरुआत में ये प्रथा होती है कि नेशनल एंथम आपको चलाना है, और गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं चला। अब राजभवन का ट्वीट भी आया उसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये केवल, मैं किसी धर्म विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सूडो सेकुलरिज्म की यही राजनीति है। ये जो वायरस है सूडो सेकुलरिज्म का, ये आपको शुरू तो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि ये काफिर है या ये हमारे धर्म के खिलाफ है, पर वो जाता है देश के चिन्हों के ऊपर और देश के चिन्हों को ही रिजेक्ट करने की बात करता है। आपकी पॉलिटिकल जर्नी पे थोड़ा बात करूंगी। कांग्रेस के साथ आपकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई 2017 में, एक टर्निंग पॉइंट आया आपके पॉलिटिकल करियर में, जिसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया 21 में। हाँ जी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहले वो अगर ब्रीफली आप उस टर्निंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एक जो दूसरा सवाल है, हालांकि आपसे पूछा गया होगा, मैं जो बात करना चाह रही हूँ कांग्रेस मॉडल और बीजेपी मॉडल ऑफ फंक्शनिंग या गवर्नेंस की, या जिस तरीके से चीज़ें फंक्शन करती हैं उन पे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू मैंने जयवीर शेरगिल के साथ भी लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था बेसिक डिफरेंस, क्योंकि उनकी भी ऐसी ही जर्नी रही। तो मैंने उनसे पूछा कि बेसिक डिफरेंस आप क्या फंक्शनिंग में कांग्रेस और बीजेपी में देखते हैं। तो उनका कहना था कि मॉडल की मैं बात करूं तो कांग्रेस का जो मॉडल है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द है। तो इससे आप कितना वास्ता रखते हैं? बीजेपी एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मूल डिफरेंस तो उनमें यही है। बीजेपी क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल पार्टी है तो वो देश हित और पार्टी हित की प्रति ओरिएंटेड है। पार्टी के ऊपर देश हित और व्यक्ति के ऊपर पार्टी का हित, इस प्रकार से चलते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फैमिली ओरिएंटेड फर्म है, कंपनी है, वहाँ पर फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट, नेशन लास्ट। पार्टी बची तो ठीक है, वरना कोई समस्या नहीं। ये दोनों में मूल डिफरेंसेस है। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कोई भी निर्णय होता है, जैसे टिकटों के भी निर्णय, अभी दिल्ली के चुनाव है या अलग अलग चुनाव के, तो चर्चा या परामर्श होती है शुरू लोकल लेवल पे कि भाई किसको टिकट दिया जाए। अलग अलग लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। लोएस्ट कमेटी से शुरू होते हुए वो चर्चा डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट पे, स्टेट के बाद सेंटर में कोर कमेटी में, कोर कमेटी के बाद सीईसी में, सीईसी के बाद सारी फाइनल हो गई तो पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर ठप्पा लगाता है, तब जाके तय होता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पसंद आया, मोदी जी ने बोला ये टिकट कर दो, या किसी को पसंद आया तो बोले ये टिकट कर दो, ऐसा नहीं होता। ये स्टेजेस पास करने ही पड़ते, चाहे रिकमेंडेशन किसी की भी हो।
और रिकमेंडेशन भी करना है तो अपने प्लेटफॉर्म पे करना है। जबकि आप कांग्रेस में देखो तो वहाँ पर कोई इस प्रकार का रोबस्ट सिस्टम नहीं है। वहाँ पर 3, साढ़े 3, 4 लोग डिसाइड करते हैं, उसमें खड़गे जी इंक्लूडेड नहीं है। खड़गे जी इज साइनिंग अथॉरिटी। जैसे आतिशी जी का रोल जैसे चीफ मिनिस्टर के रूप में है, वैसे खड़गे जी का रोल आप समझ सकते हैं वहाँ पे पार्टी अध्यक्ष के रूप में है। तो वो दरवाजे के बाहर भी खड़ा कर दिया था बेचारे को वायनाड में जब नॉमिनेशन फाइल कर रही थी प्रियंका जी, आपको याद होगा। सिर्फ परिवार के ही लोग थे, रेहान वाड्रा जी थे। मतलब अपकमिंग प्रेसिडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन करंट प्रेसिडेंट। एक दलित प्रेसिडेंट से ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ पर तो निर्णय 3-4 लोगों ने करना है। तो वहाँ से टॉप डाउन डिसीजन आता है, यहाँ से बॉटम अप डिसीजन आता है। ये दोनों के बीच का अंतर है। टर्निंग पॉइंट 2017 में इसी चीज़ को लेकर आया था कि हम 2004 से लगे हुए थे NSUI यूथ कांग्रेस, फिर कांग्रेस में। हमको राहुल गांधी ने 2004 में जब वो एंट्री किए थे पॉलिटिक्स में, पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो उन्होंने अश्योर किया था कि ये पार्टी तो है वैसे भी पारिवारिक ओरिएंटेड है, पर मैं इसमें सिस्टम लाकर चेंज करने वाला हूँ। हमने उनको 10 साल दिया, 12 साल दिया मौका। 10-12 साल में पार्टी बनने के बदले और भी पारिवारिक एक एंटिटी बन गई, और भी चिल्ड्रेन एंड सन्स एंड डॉटर्स को ही मौका मिलता था, और वो और भी एक प्रकार से पार्टी बन गई जिसमें कोई वर्कर नहीं थे, उसमें केवल शेयर होल्डर थे या शू होल्डर थे। पार्टी में 2 ही चलता है, या तो आप पार्टी के शेयर होल्डर हैं, मतलब एक सोनिया जी का परिवार और उनका परिवार एक बड़ा शेयर होल्डर है, दिग्विजय सिंह का परिवार एक शेयर होल्डर है, सचिन पायलट जी का परिवार एक शेयर होल्डर है, ऐसे अलग अलग शेयर होल्डर है, या तो आप राहुल गांधी के शू होल्डर है। जो आजकल आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है फतेह कर देंगे। कुछ लोग तो 2004 से अभी तक मैगजीन के कवर पे डाल रहे हैं कि नेक्स्ट PM इज़ राहुल गांधी। उनकी तो मैगजीन बदली गई है, इतनी सारी एडिशंस आ गई, पर अभी भी वो लगे हुए हैं, तो वो शू होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो शेयर होल्डर और शू होल्डर की ही वहाँ पे जगह। हम शेयर होल्डर भी नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं, हम शू होल्डर भी बनने को तैयार नहीं। हमने बोला पार्टी बनाओ, परिवार नहीं, मेरिट पे तय करो, इलेक्शन करो। तो वो सब करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम भी राष्ट्र सेवा के लिए आए थे, समाज सेवा के लिए आए थे, कोई परिवार की सेवा के लिए नहीं आए थे। हमारे ज़मीर ने हमें अलाउ नहीं किया तो हम निकल गए। और जो 2017 में मैंने बात की थी राहुल गांधी के विषय में या पार्टी के विषय में, एक भी चीज़ पर मुझे लगता है आज तक मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्ट। आपने जयवीर की बात की, मुझे याद है जयवीर भाई बहुत दिनों तक कांग्रेस में रहे, उनको तब नहीं समझ में आया मैं क्या किया, फिर वो भी समझे ही, राधिका खेड़ा भी समझी, प्रियंका चतुर्वेदी भी समझी, पर वो कहीं और चली गई। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी उस समय पर मुझे क्रिटिसाइज़ किया था बहुत कड़वे शब्दों से, मैं तो फिर भी उनको बहुत पसंद करता हूँ, पर कड़वे शब्दों से क्रिटिसाइज़ करने वाले भी अंततः समझे कि शहजाद जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, फिर वो मेरे मार्ग पे आए तो अच्छी बात है। मगर शहजाद जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक पार्टी के साथ इतने लंबे अरसे तक जुड़े रहने के बाद उनकी आइडियोलॉजी, खासकर नेहरूवियन आइडियोलॉजी को लेकर के जो आपकी स्टेटमेंट्स या जो आपका झुकाव रहा या जो आपने बातें सामने रखी, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए आज आपके जो व्यूज़ है कई विषयों पर, क्या 15 साल पहले वही व्यूज़ थे आपके? नहीं। क्यों आपके व्यूज़ बदले? नॉट बिकॉज आपका कन्विक्शन बदला, क्योंकि आपकी जानकारी में इम्प्रूवमेंट हुई, आपके नॉलेज में जो आपको इन्फॉर्मेशन थी उस विषय के बारे में वो ज़्यादा बढ़ी। तब आपको जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की मिले और फिर भी आप वो पुराने व्यू पर ही अटके रहो तो आप मूर्ख कहलाओगे ना। हमें जिस समय पर मैं कांग्रेस में गया 2004 में, ना इंटरनेट इतना ज़्यादा था, ना रीडिंग के सोर्सेज इतने ज़्यादा थे, ना जिस प्रकार का आज हम लोग के पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन के लिए या जिस व्यूज़ के लिए, वो नहीं था। लिमिटेड हमारे पास एक्सेस क्या था कि टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा, हिस्ट्री के किताबों में पढ़ा। वो वन साइडेड एक अफेयर डॉक्यूमेंट किया गया था कि एक परिवार ने सब कुछ किया है। उस समय तो भगवान बिरसा मुंडा का क्या योगदान था हमको पता भी नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा था। हमको तो लगता था कि गांधी परिवार ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा था और बाकी सब लोगों के तो किरदार मतलब ना के बराबर थे। पर जब हम लोगों को हमारी एज भी बढ़ी, तब मैं यंग भी था बहुत ज़्यादा, एज बढ़ी, इन्फॉर्मेशन बढ़ी, पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, फैक्चुअल सिचुएशन कुछ और है। वीर सावरकर जी जिस समय पर वर्षों तक उनको काला पानी की सज़ा हुई, उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष तो ब्रिटिशर था,
1910 में विलियम वेडनबर्न, और ये कहते ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे और सावरकर जी माफी वीर थे। और सावरकर जी ने जो पेटिशन साइन की थी वैसी पेटिशन तो अशफाकुल्ला खान ने भी की, वैसी पेटिशन राम प्रसाद बिस्मिल ने भी की। तो फिर वो देशद्रोही नहीं है, सावरकर जी हो गए। तो जब ये सारी जानकारियां हमारे पास आई और हमने जब देखा कि वस्तुतः जो कांग्रेस हमें कह रही थी वो सच नहीं है, कांग्रेस भी हाईजैक्ट है। मैं कांग्रेस को विलेन नहीं मानता हूँ, विक्टिम मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता दे आर विक्टिम्स ऑफ गांधी परिवार की हॉस्टेज पॉलिटिक्स। गांधी परिवार ने कांग्रेस को कैप्चर कर दिया है, उनको हॉस्टेज ले लिया है। तो बेचारे कांग्रेस वालों को रेस्क्यू करना है, उनके प्रति घृणा नहीं करनी है। कांग्रेस के वोटर और जो उनके वर्कर है वो तो बेचारे विक्टिम्स है, विलन तो कोई और है। चलिए आप ये बताइए। मैं अपने आप को रेस्क्यू कर गया, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो रेस्क्यू हो गया, अब बाकियों को भी रेस्क्यू करना है। कांग्रेस में आप किसको स्टार फेस मानते हैं? 2027 को लेकर के बहुत तमाम बातें हो रही हैं। प्रियंका वाड्रा की एंट्री पॉलिटिक्स में वायनाड से वो नहीं, मैं तो देखिए चाहे जो भी हो, मैं कांग्रेस में राहुल गांधी को उनका स्टार प्रचारक मानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उनके प्रचार करने से फ़ायदा हमारा होता है, तो वो है स्टार प्रचारक कांग्रेस के, फ़ायदा हमारा करवा जाते हैं, पर वो है उनके स्टार प्रचारक। और कांग्रेस में उनके अलावा और कोई चेहरा चल भी नहीं सकता। प्रियंका जी को तो कहाँ, प्रियंका जी इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश में लगी रहीं, कहाँ भेज दिया उनको? केरल भेज दिया। एक प्रकार से वो एक मानसिकता होती है ना कि परिवार की विरासत किसी लड़की के हाथ नहीं जा सकती। ये भी तो सोनिया जी ने दिखाई दिया। भाई नेचुरली आप देखें ना कि रायबरेली से प्रियंका जी को लड़वा लेते, क्यों नहीं लड़वाया? वायनाड से तो राहुल गांधी थे ना, और वायनाड पे तो कितनी कस्में वादे कर रखी थी कि अब मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो रायबरेली चले गए और बहन को वायनाड भेज दिया। तो मुझे लगता है कि इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र मोह इस प्रिंसिपल पे पार्टी आगे बढ़ रही है। एक सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट होता जा रहा है। तो और कांग्रेस ने तय कर रखा है कि हमारे चेहरे राहुल गांधी, आप देखिए उनके सोशल मीडिया पे जाइए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए हुई। वो उस समय पे क्या थे? एक सांसद, ना जनरल सेक्रेटरी थे, ना कोई और कोई पोस्ट। एक सांसद के लिए पूरी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, और खड़गे जी को कोई पूछ नहीं रहा, किसी और को कोई पूछ नहीं रहा। इनके सोशल मीडिया पे भी अभी देखिए कि खड़गे जी का कितना कंटेंट जाता है एज ए अध्यक्ष और कितना कंटेंट राहुल जी का जाता है। उसी से पता चल जाएगा आपको कि वो मानते हैं कि उनके स्टार राहुल गांधी है। मैं भी मानता हूँ कि उनके स्टार राहुल गांधी है, उनका स्टार है पर चमकता हमारे लिए। अच्छा, क्या यही रीज़न है कि जैसे जो टॉल लीडर्स हैं कांग्रेस के, जैसे कि चाहे गुलाम नबी आज़ाद हुए या हेमंत बिस्वा शर्मा हुए या ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, अनिल एंटनी, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से वो पार्टी में कुछ जो एक प्रभावशाली जो नेता रहे हैं और ख़ासकर एक टॉल लीडर गुलाम नबी आज़ाद जी जैसा अगर पार्टी छोड़ता है और अपनी अलग पार्टी फ्लोट करता है उम्र के उस पड़ाव पे, तो एक बहुत सवाल खड़े होते हैं। और मेरी ये बात गुलाम नबी जी से भी हुई थी इसके बारे में। देखिए, इसमें 3 फैक्टर है। एक फैक्टर ये है कि गांधी परिवार की एक मैसिव इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनको जो भी मिला है दूसरों की लकीर कम करके मिला है, अपनी लकीर कभी नहीं बढ़ाई। जैसे कि सरदार पटेल के रोल को कम करके दिखाओ, अंबेडकर जी को अपमानित करो, अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखो, भगवान बिरसा मुंडा जी का कोई जिक्र मत करो, बाकी के देश के महानायकों का जिक्र ना करो, देश के प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को भी मत स्वीकारो, केवल नेहरू, केवल इंदिरा, केवल राजीव, जीते जी भारत रत्न देना। तो अपनी लकीर बढ़ाने के बदले दूसरों की लकीर घटाना, ये इनकी एक इनसिक्योरिटी का भाव रहा है। नरसिम्हा राव जी के तो पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर भी नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री म्यूजियम तो अब बना ना, पहले क्या था वो नेहरू म्यूजियम, ओनली नेहरू टू बी सेलिब्रेटेड। मोदी जी ने बोला कि सारे प्रधानमंत्रियों के कंट्रीब्यूशन को हम सेलिब्रेट करेंगे, मनमोहन सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को उसमें सेलिब्रेट किया गया। अपने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को वो एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे थे। तो ये भारी इनसिक्योरिटी है। तो भारी इनसिक्योरिटी होने की वजह से
जहाँ पर भी उसको टैलेंट और मेरिट दिखता है वहाँ पर वो चॉपिंग शुरू कर देता है। टैलेंट देखिए, एक स्ट्रक्चर जिसमें परिवार और इनसिक्योरिटी दोनों हो, वो स्ट्रक्चर हमेशा एंटी मेरिट एंटी टैलेंट होगा। तो जो भी टैलेंटेड होगा, जो भी रीजनल लीडर बड़ा होगा, जो भी परिवार को टैलेंट और मेरिट में चुनौती देने की स्थिति में होगा, उसको वो चॉप करेंगे। तो कई सारे नेता उसमें चॉप हो गए। दूसरा फैक्टर है कि एरोगेंस, मैं ही हूँ सब कुछ, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। ये एक मानसिकता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की, कि मेरी वजह से तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात। जो स्टेटमेंट भी दिया था ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, चाय वाले प्रधानमंत्री बनते। ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो तो उसको स्वीकार लेंगे, पर अगर आप एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ कुत्ते वाला बिस्किट रखोगे उस व्यक्ति के सामने जो नॉर्थ ईस्ट का बेटा है, असम का बेटा है, तो वो तो आपके सामने बैठेगा नहीं, पर आज उसने नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। तो दूसरा है एरोगेंस, फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी, सेकंड इज एरोगेंस, एंड थर्ड मुझे लगता है कि एक जनरल इनडिसाइसिवनेस कि करना क्या है, आए क्यों हैं, आगे का एजेंडा क्या है। कई लोग देश के लिए ही और समाज के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। कई बार हम सिनिसिज्म में सोचते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में सब लोग जो है पैसा कमाने आ गए, पद सत्ता पाने गए। कई लोग ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म उसको केटर ही नहीं करेगा, केवल सेल्फ इंटरेस्ट को केटर करेगा, देश के इंटरेस्ट को केटर ही नहीं करेगा। आप भाई इलान उमर के साथ खड़े हो गए, जो देश के बंटवारे को बोलती है कि देश बंटवारा हो। सोनिया गांधी जी FDL AP, वो सोरोस वाली फाउंडेशन का सदस्य बन जाती है, जिसमें कहता है कश्मीर को अलग कर दो। कई राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी है, कई देशभक्त कांग्रेस में भी है। वो क्यों स्वीकारेंगे? आप खालिस्तानियों के साथ बैठोगे जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारे हैं। क्योंकि आपको मोदी को बुरा बताना है तो आप कनाडा की सरकार की गोद में बैठ जाओगे और उनके बातों को आप एंडोर्स करोगे, जो उस व्यक्ति की साइड ले रही है जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को सेलिब्रेट करता है। आप अपने दादी के नहीं हुए। तो ये तीन फैक्टर है, एक है एरोगेंस, एंटाइटलमेंट, इनसिक्योरिटी, एंड थर्डली ओनली माई सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। इन तीन कारणों की वजह से कांग्रेस के अच्छे नेता एक के बाद एक छिटक कर, और मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट कंपाइल की गई है, कई मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई बड़े नेता कांग्रेस से निकलकर बाहर हो गए। शहजाद जी, जब मैं ये डायलॉग्स वाला शो कर रही थी तो उसमें मैंने अप्रोच किया था काफ़ी सारे लीडर्स को, और ख़ुद ही अप्रोच किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बीजेपी के ज़्यादातर, आपसे बात हुई थी, जयवीर से बात हुई थी, ज़्यादातर मेरे उस इंटरव्यूज़ में बीजेपी सामने आकर के उन्होंने बात किया। कांग्रेस से सिर्फ एकमात्र लीडर सामने आकर के उन्होंने अपनी बात रखी, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनसे बात, वो कांग्रेस के हैं नहीं, तो उन्होंने बहुत ही बखूबी आराम से, मतलब मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी बातें रखी उन्होंने। लेकिन मोर और लेस जो मेरी जर्नी रही, जो 1-on-1 इंटरव्यूज़ करने की, उसमें कांग्रेस बड़ी अनअप्रोचेबल रही। अब देखिए जहाँ पे हम कांग्रेस मुक्त नहीं करा पा रहे, वो खुद ही कांग्रेस मुक्त करा रहे हैं। अगर दैनिक जागरण और मंथन जैसे मंच पर भी वो अपने आप को मुक्त करवाना चाहते तो वो एक अलग विषय है, ऑन अ लाइटर नोट। पर ये इमरजेंसी मानसिकता है। इन्होंने अभी एक फतवा निकाला था कुछ वर्ष पहले, इंडिया अलायंस जब बना था, कि 14 पत्रकारों को हम बहिष्कार करेंगे। ये कोई पहली बार थोड़ी किया है। ये कैंसल कल्चर, जो मेरे गुणगान ना करे, जो मेरे गीत ना गाए, ये कहते हैं ना गोदी मीडिया, जो मेरी जोड़ी ना बने, इनकी जोड़ी मीडिया है। जो जोड़ी में हाथ में हाथ डाल के चले, है ना। सोनिया जी का इंटरव्यू मिले तो साड़ी के बारे में पूछे, सोनिया जी साड़ी कौन सी पहनी, इंदिरा जी पास्ता बनाती थी नहीं बनाती थी। आप समझ गए ना किसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो ऐसे राज परिवारों के दीप कई सारे होते हैं, तो ऐसी मीडिया उनको पसंद है। जो सवाल कर ले उनको तो फिर बोलते हैं कि तुम मोदी के हाथों बिके हुए हो, मोदी के खाते हो। तो वो उनका कैंसल कल्चर वाला बहुत पुराना है। वो नेहरू जी के ज़माने से कैंसिल करते आ रहे। भाई नेहरू जी ने कई सारे पत्रकारों का बंद कराया था दुकान। सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी का नाम सुना है? बड़े लिरिक्स राइटर। आपको पता है वो जेल में थे? क्यों थे? नहीं पता? नहीं, ये नहीं पता। हिटलर बोला था नेहरू को
तो जेल डाल दिया था साहब ने, ये हमारे डेमोक्रेट नेहरू जी। ये मुझे तब नहीं पता था, बाद में पता चला। और ग्रेट नेहरू द लिबरल, उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अंकुश लाने का काम किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अंबेडकर जी के, वो ये नेहरू जी लाए थे। नेहरू जी का तो देख ही लिया फिर आपने। उसके बाद उनकी डॉटर आई इंदिरा जी, वो तो उनसे बड़ी डेमोक्रेट, इमरजेंसी लगा दिया, पत्रकारों को जेल डाल दिया। कई सारे इनके जो साथी आजकल, लालू जी की पार्टी, मुलायम जी की पार्टी, सबको जेल में ठूस दिया था 19-19, 20-20 महीने। एक आधे ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया, है ना। वो भूल जाते हैं, बेटी का नाम ही याद कर ले तो उनको याद आएगा कि किस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उस समय पे। राजनाथ जी का एक किस्सा आपको याद होगा कि राजनाथ जी की मदर की डेथ हुई तो उनको एक दिन दिया नहीं वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे तो सर जी कैंपेनिंग के लिए 7-7 दिन बाहर आ जाते थे। ये इमरजेंसी थी, वो सुहाना समय था। फिर इंदिरा जी के बाद आया उनके सुपुत्र, सन ऑफ फिरोज गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। और राजीव गांधी जी ने तो 2 बिल लाने का काम किया, उसमें से एक तो पॉकेट वीटो कर दिया प्रेसिडेंट ने, वरना तो मीडिया के ऊपर वो भी अंकुश लगाने के मूड में थे। फिर उनके बाद आई सोनिया एंटोनिया माइनो गांधी, जो मनमोहन जी के द्वारा सरकार संचालित करती थी। उस समय पे 66 से आया, और अभी भी जब सत्ता में नहीं है तो 14 पत्रकार बॉयकॉट है। तो ये कैंसल कल्चर करना या बॉयकॉट करना ये बहुत पुराना है। अभी तो एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। ये परसों तक दिलजीत दोसांझ को इतना मतलब तारीफ के पुल कर रहे थे, और हर दिलजीत कॉन्सर्ट को कोई और ट्वीट करे ना करे, ये कांग्रेस वाले ट्वीट कर रहे थे, देखो मनमोहन सिंह जी को ट्रिब्यूट दे दिया, देखो दिलजीत ये बोल गया, देखो दिलजीत ने किसानों पे बोल दिया, दिलजीत। फिर दिलजीत जी प्रधानमंत्री से मिले, देश के प्रधानमंत्री, उसके भी प्रधानमंत्री, मिलेंगे क्यों नहीं। और जैसे ही वो मैशअप हुआ, इनका मेल्टडाउन हो गया, तो दिलजीत को कैंसिल कर दिया। वो बोले ऐसी क्या मजबूरी रही। एक सो कॉल्ड पत्रकार है, मतलब उस समय पे राज्यसभा टीवी में काम करती थी जब यूपीए की सरकार थी, उनको मोटा मोटा वेतन भी मिलता था। उन्होंने बोला ये ऐसी क्या मजबूरी थी। एक दूसरे महाज्ञानी कांग्रेस के प्रवक्ता, आरफा जी की बात कर रहे हैं आप। अब देखिए, मैं समझता नहीं हूँ कि वो नाम लेने लायक लोग हैं। उनके काम ही ऐसे हैं, उनके कांड ऐसे हैं कि कांड बोलते हैं, उनके नाम की मुझे कोई वैल्यू नहीं है। एक उनके दूसरे एक प्रवक्ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, रहते यूपी में है, पर बात उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं होती। सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने बोला कि दिलजीत प्रधानमंत्री से तो मिले, काली पगड़ी पहन के गए थे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने। तो मैंने सोचा वाह, पहले बुके लेकर गए, क्या अनोखा प्रोटेस्ट था, बुके दिया और प्रोटेस्ट किया। फिर पगड़ी काली पहनी, वैसे दिलजीत के बहुत सारे कॉन्सर्ट में उसने काले पहने क्योंकि उसको काला रंग पसंद होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिख व्यक्ति अपनी पगड़ी का इस्तेमाल पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए करेगा। और वैसे मैंने फिर एक टीवी डिबेट में एक राहुल गांधी ने एक दिन, आप गूगल करके इमेज डाल देना, उन्होंने एक सैफरन पगड़ी पहनी थी जब वो गोल्डन टेम्पल गए थे या कहीं गए थे, गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल ही गए थे, तो सैफरन पगड़ी पहनी। तो इसका मतलब क्या बीजेपी ज्वाइन की क्या? ये मूर्खता की कौन सी शिखर पर जाके बैठते और ये बोलने लगते हैं। और दिलजीत को तो ऐसा कैंसिल कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया कि दिलजीत ने किया क्या। वो गया, प्रधानमंत्री जी ने उनको आमंत्रण भी दिया, वो गए भी वहाँ पे। प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे ना, सारे कलाकार, हम कलाकारों में भेदभाव करेंगे क्या? अब कला की बाउंड्री होती है क्या? पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, देश की बाउंड्री नहीं होती कला की। तो इंटरनेशनल सेंसेशन है वो। कोचेला कॉन्सर्ट, पता नहीं कहाँ का कौन से कॉन्सर्ट कराया। यही एटीट्यूड रणबीर कपूर के प्रति। रणबीर कपूर और कपूर खानदान 100 वर्ष हो रहे हैं शायद राज कपूर जी के। राज कपूर ने कितना देश के लिए काम किया। जब हमारे देश की जब शुरुआत एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुई, तब राज कपूर वो सच ए बिग ब्रांड रशिया में, हर जगह देश की एक विरासत को आगे ले जाने का काम, उसको सेलिब्रेट करे तो ये लोग रणबीर कपूर को गाली देने लगे। पूछने लगे आलिया भट्ट ने ये क्यों पूछा प्रधानमंत्री से कि गाना क्यों सुनते हो नहीं सुनते हो। आलिया भट्ट और क्या सवाल पूछेगी भाई? और आपके पत्रकार क्या पूछ लेते हैं राहुल गांधी से? आपके पत्रकार राहुल गांधी से पूछते तो राहुल गांधी बोलता है बीजेपी का पट्टा लेके बैठे हो।
आपके पत्रकार केजरीवाल से क्या पूछते हैं? केजरीवाल ऐसे फ्री फंड में झूठ बोल के जाता है, इतना झूठ बोल रहा है पॉडकास्ट में, एक सवाल काउंटर कोई नहीं कर पाता। और वो आलिया भट्ट से एक्सपेक्ट कर रहे, अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट कर रहे, रणबीर कपूर से एक्सपेक्ट कर रहे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री को जाके क्या बोले वो, कि सीए की चर्चा करने जाएंगे क्या रणबीर कपूर? मतलब इनका एक्सपेक्टेशन क्या है? और उनकी तस्वीरें निकाल के डालना आप, जब इंदिरा गांधी जी से अलग अलग कलाकार मिलने आते थे, दिलीप कुमार तो बहुत बड़े समर्थक थे, यूसुफ खान बहुत बड़े समर्थक थे, तो यूथ कांग्रेस की मीटिंग में जाते थे शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, आप जानकारी दुरुस्त करके डालना। और जो नहीं जाता था, किशोर कुमार ने इमरजेंसी सपोर्ट नहीं की, गाने बंद, देवानंद ने सपोर्ट नहीं किया, फिल्में बंद। ये इनकी मानसिकता है, इसीलिए आपके पॉडकास्ट को भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। अच्छा, दिल्ली इलेक्शंस पे अगर मैं हो सकता है आपका पहला नाम सुन के भी उनको थोड़ा सा, उनको तो हर एक स्मृति से एलर्जी है। दिल्ली इलेक्शंस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली चुनाव को इस वक्त बीजेपी के आत्मसम्मान की या डिग्निटी की फाइट कहा जा रहा है, बैटल कहा जा रहा है। ये बात कितने हद तक आप मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान गरिमा के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं क्योंकि जनता की जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं को हमें पूरा करना है। हम जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के लिए जो है इस पूरे लोकतंत्र के उत्सव में प्रतिभाग लेते हैं। पिछले 10-11 वर्षों से दिल्ली में एक आपदा आई हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी आपदा का जिक्र किया। इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया आपदा है कौन, पर जो आपदा है वो समझ गए वो आपदा है। और आपदा की बड़ी बहन त्रासदी भी है। ये त्रासदी और आपदा दोनों मिलके इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। आपदा, क्या मैं अभी आपके इंटरव्यू में आ रहा था, मैं ये लेकर घूमता हूँ आजकल, पता है क्या है ये बाइनोकुलर है, इसमें लिखा है क्या मैन, कई लोगों को लगता है कौन मैन। मैं बाइनोकुलर से ढूंढ रहा हूँ 10 साल के बाद। ये केजरीवाल जी ने जो बोला था कि 500 नए स्कूल, तो मैं बाइनोकुलर से ढूंढ रहा हूँ। वैसे भी इतना हमारे यहाँ पे प्रदूषण है कि साफ तो कुछ दिखता नहीं है, तो बाइनोकुलर से ढूंढ रहा हूँ, 500 नए स्कूल नहीं दिखे। बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल, 6 CT स्कैन मशीन 3 करोड़ लोगों के लिए। मैं ढूंढ रहा हूँ 20 नए हॉस्पिटल कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा। 24 नए यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, 24 नई यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं दे रहा। यमुना जी साफ़ हो जाएगी, यमुना जी साफ़ नहीं और प्रदूषित हुई। मैं ढूंढ रहा हूँ तारमुक्त, दिल्ली तारमुक्त हुए नहीं, यूरोपियन स्टैंडर्ड के रोड दिख नहीं रहे मुझे। इन्होंने कहा कि साफ़ पानी घर घर तक पहुँच जाएगा, ये 2015 में वादा किया था, अब तक नहीं हुआ। अरे बाकी तो छोड़िए, इन्होंने कहा था 2013 के हलफनामे पे साइन करके सड़ जी ने कि मैं बड़े घर में नहीं रहूँगा, और मैंने ये ऐसे डाला तो दिखा है एक शीश महल। और शीश महल भी कैसा कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था ना, उसमें उसने मकराना मार्बल यूज़ किया था मुमताज़ जी के लिए, ठीक है, मकबरे के लिए। हमारे सर जी को लगा कि क्या मकराना मार्बल यूज़ करेंगे, तो पर्ल डियोर वाइट वियतनामीज़ मार्बल 6 करोड़। शाहजहां ने नॉर्मल टॉयलेट बनाए होंगे, इन्होंने गोल्ड प्लेट टॉयलेट। शाहजहां के भी एंटरटेनमेंट के लिए जो भी रहा होगा, इन्होंने बोला 64 लाख के टीवी लगेंगे, 20 लाख का जिम बनाया। ये शीला जी के बाथरूम में AC गिनते थे, 250 टन AC लगा दिया। और ये साफ़ पानी का जो वादा करते ना, 17 तो RO उन्होंने शीश महल में लगाए। भाई साफ़ पानी आ रहा है तो टोटी में मुँह लगा के पी ले, क्यों तुम RO लगा रहे हो भाई अपने यहाँ पे। तो ये रेनॉल्ट की पेन ऐसे डाल के, लूज कमीज़ पहन के, 15 करोड़ के टॉयलेट और सैनिटरी वेयर वाले वार्डरोब में अपने शक्ल देखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम हुआ है ना, उसमें लोगों ने एक नाराज गढ़ा है कि अब आपदा नहीं सहेंगे, हम बदल के रहेंगे। तो हम तो जनता की जो भावना है उसको केवल प्रतिबिंबित कर रहे हैं। हम लोग हमारे लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो चाह रहे कि जनता की जो भावना है वो प्रकट हो जाए। हरियाणा में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई। लोगों ने बोला, इन्होंने तो सब लोग क्या क्या नैरेटिव चलाते थे, जवान हमारे साथ, किसान हमारे साथ, पहलवान हमारे साथ, फिर सब ने दिखा दिया किसके साथ थे। और दिल्ली की जनता ने भी इस बार तय कर लिया है। मुझे लगता है कि जनता आज जिस प्रकार से बदहाल हुई है, दिल्ली बदहाल हुई है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना था दिल्ली को, दिल्ली के 10-11 साल बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। और मैं केवल 10 सेकंड और लेकर बोलूँगा कि दिल्ली की मान लो कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस है, ये मैं स्वीकारता हूँ। दिल्ली में सेंटर का भी रोल है, स्टेट का भी रोल है। सेंटर ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए,
दिल्ली मुंबई, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, फेम की 400 इलेक्ट्रिक बसेस, 8,000 करोड़ यमुना को साफ करने के लिए घटक लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को अपने कामकाज के लिए, 3,000 करोड़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पेंशन्स के लिए, 72 लाख लोगों को राशन, यशोभूमि, भारत मंडपम, प्रगति मैदान मंडल, बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये सब केंद्र के देने के बाद तुम्हारा काम था प्रदूषण मुक्त यमुना और प्रदूषण मुक्त वायु करना, जो आपने वादा किया था। क्या करके गए? क्या है दिल्ली की स्थिति? और अपना शीश महल बनाते हो और मोदी जी गरीब लोगों को 30,000 EWS फ्लैट अपने सपनों का महल देते हैं, तो ये लोग उसमें पानी का कनेक्शन नहीं लगाते। कालका जी में जब इससे पहले अभी तो हम लोगों ने स्वाभिमान फ्लैट दिए, आपने देखे होंगे, वो आनंद विहार में है, अशोक विहार है, सॉरी अशोक विहार। कालका जी में 3,000 फ्लैट दिए थे, उसमें वर्षों तक इन्होंने पानी का कनेक्शन नहीं दिया। ये आपकी मानसिकता। शहजाद जी, आपने फ्रीबीज़ की भी बात छूते हुए आप गए अपनी स्टेटमेंट में। तो ये जो फ्रीबीज़ की जो पॉलिटिक्स है, उसने पिछले कुछ सालों में तूल हर पार्टी ने पकड़ा है। चाहे फिर वो हरियाणा में प्रॉमिसेस देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर पार्टी ने अपने अपने हिस्से के फ्रीबीज़ के प्रॉमिसेस किए हैं। अभी ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का फाइनेंशियल सपोर्ट टेम्पल प्रीस्ट को लेकर के अभी तो वो थोड़ा सा एक नॉच ऊपर चले गए हैं। स्कॉलरशिप फॉर दलित स्टूडेंट्स और एक्सपैंडेड एज ओल्ड पेंशन, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं। तो ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का प्रायोरिटाइजेशन एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये तो चलिए आम आदमी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो फ्रीबीज के चलते जो पॉलिटिक्स गरमाई हुई है इस वक्त, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सोशल वेलफेयर और फ्रीबी के बीच में पहले तो हमको अंतर करना होगा। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर है, वो घोषणा क्यों कर रही है? सीधे लागू करे ना। अगर इनको लगता है कि महिलाओं को 1,000 रुपये देने हैं, मार्च में आपने 2,700 करोड़ आवंटित किया बजट में, हालांकि 80 लाख महिलाएं हैं, आप रफ कैलकुलेशन भी करोगे तो उससे कहीं ज़्यादा फिगर आती है। दिसंबर में आपने एक नोटिफिकेशन निकाला 1,000 रुपये वाला, नॉट 2,100 रुपये वाला। संजीवनी वाली स्कीम का तो नोटिफिकेशन भी नहीं है 60+ के लिए। आपको करना आप करो ना, किसने रोका है? ये सड़जी बोलते हैं, अभी कल एक दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं मैं जेल था जी, बढ़ गए थे पानी के कुछ लोगों के बिल, वो अगली सरकार में माफ़ कर देंगे। अरे तुम्हारी सरकार है, इलेक्शन कमीशन ने कौन सी रोक लगाई अभी? आप माफ़ कर दो। पुजारी ग्रंथी अभी याद आ रहे हैं इनको, और 5 साल से इमाम याद आ रहे थे, और इमामों को तो 17 महीने से अब चूना लगा रहे हैं, और यहाँ पे अब पुजारी ग्रंथी को अगली सरकार में देंगे। अभी दो ना, 5 साल का बकाया भी दे दो, देना है तो। पंजाब में 1,000 रुपये महिला को बोला था, कितनी महिलाओं को दिया? ये दलित वाली स्कीम जो बोल रहे हैं, दलित वाली स्कीम 2019 में लॉन्च की थी कि 100 बच्चे हर वर्ष हम विदेश भेजेंगे दिल्ली के कर्ज पे, सरकार के कर्ज पे। कितने बच्चे भेजे? इनके प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीबी और सोशल वेलफेयर के बीच का फ़र्क। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें थी, हमने वहाँ पे पहले तो अनाउंसमेंट नहीं किया, हमने लागू किया। और मध्य प्रदेश में ये जो हम लोग की एक पूरी सीरीज़ आप देखिए, 2005 से पहले भी अगर मोदी जी का गुजरात में आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, या शिवराज जी का मध्य प्रदेश में, दोनों का लगभग एक 2001 से और एक 2005 से, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी एक चैलेंज है, सेक्स रेशियो बहुत कम था महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। वहाँ पे एक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उसको सुधारने का हम लोगों को एक आगे कदम बढ़ाना था। तो वहाँ पे पहले बेटी बचाओ को उस समय के अवतार में उतारना, बेटियों को जब वो वूम में होती है उसको मारना नहीं है, उसके लिए इंसेंटिवाइज करना माता पिता को कि इसकी बच्चे का एजुकेशन हम देखेंगे, स्टेट देखेगा कि आप उसके लिए फैसिलिटीज़ जो भी है, ताकि एक मदर फादर को उस सामाजिक परिदृश्य में एक इंसेंटिव हो कि बेटी को वूम में नहीं मारना। ये हमारी सामाजिक एक रियलिटी थी, अफसोसजनक पर है। फिर वो बेटी की पढ़ाई लिखाई की चिंता के बाद, मान लो बेटी मेधावी बनती है एकदम अच्छी पढ़ाई लिखाई में, तो बेटियों को शादी ना करा दे छोटी उम्र में, तो उसके लिए चलो किसी बेटी को कॉलेज तक जाना है, दूर पड़ रहा है, कैसे जाएगी सेफ्टी के, तो एक स्कूटी दे देना या उसको स्कॉलरशिप देना हायर एजुकेशन के लिए। फिर वो उसके आगे बढ़ती है, और जब वो मान लो कि सर्विस में जाती है या शादी करती है, अब शादी भी करती है तो वहाँ पे वो एम्पावर्ड महिला रहे,
तो स्टैम्प ड्यूटी कम करना ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो कि महिला के नाम पे हम घर बनाएं या घर करें। अभी जो 4 करोड़ गरीबों के आवास भी दिए ज़्यादातर महिलाओं के नाम पे रजिस्टर्ड किए, तो वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाती है। एक ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, एक फिजिकल स्ट्रक्चर मेरा है। तो उसके साथ एक परिवार में एक डायनेमिक्स चेंज होती है उससे। फिर उसके बाद थोड़ी आगे बढ़ेगी तो मान लो उसको अभी पहली बार आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन दिया गया। रिपब्लिक डे का आपने परेड भी देखा होगा पिछले साल का कि कैसे महिलाएं लीड में थी। और अब हम लोगों ने उसको आखिरी स्टेज जो थी, मतलब उज्ज्वला योजना और वो सब तो किया ही गृहिणियों के लिए ताकि उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़े, शौचालय से उनका स्कूल में रिटेंशन ज़्यादा रहे, उनकी हेल्थ पर असर ना पड़े। पर हम लोगों ने उनके लिए सांसद भी बनने के लिए 33% रिजर्वेशन। तो हम लोगों की जो पूरी अगर आप एक स्ट्रीम देखोगे वो एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है महिलाओं के। वो केवल एक उनको एनवेलप थमाने तक नहीं जुड़ी हुई है। ये क्या है, डिबेट में हमको इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं देते। पर आप देखिए कब से 2005 में कौन से चुनाव थे, मोदी जी ने जब 2001-2 में शुरू किया ये सब, तब कौन से चुनाव थे और इन स्कीम्स का चुनाव में क्या लाभ होगा, परमानेंट कमीशन देना आर्म फोर्स में, उसका चुनाव में क्या लाभ हो सकता है। फिर भी हमने इसको किया और इसीलिए ये एक ऑल राउंड अप्रोच है महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए नहीं, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन करने के लिए। हमारे देश में केवल मर्द ही आगे लीड करेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये एक फिलॉसफी है बीजेपी की। बीजेपी फिलॉसफी के हिसाब से करती है। ये लोग जो है केवल आते हैं, इनको लगता है कि शिवराज जी का एक स्कीम चल गया तो उसको रीपैकेज करके चला दो। नहीं, ऐसे नहीं चलता। कमिटमेंट किसकी है, कमिटमेंट होना चाहिए इन विषयों पे। शहजाद जी, 2 आखिरी सवाल हैं, आप क्विक रिएक्शन में आपसे लूँगी। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बीजेपी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रमेश भिदुड़ी जी, उनकी स्टेटमेंट महिलाओं के अगेंस्ट 2 आई हैं, एक प्रियंका वाड्रा के अगेंस्ट और एक आतिशी के अगेंस्ट। तो ऐसे में ये जो बिलो द बेल्ट चले जाना अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, अपने जो वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है या कैंपेन्स होते हैं उसमें, मैं इसको ठीक नहीं मानता। चाहे मेरी पार्टी से हो चाहे कोई भी पार्टी से हो, हमें सार्वजनिक ज़िंदगी में अपने शब्दों का चयन और अपने डिस्कोर्स को एक लेवल को मेंटेन करके चलना होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है रमेश भिदुड़ी जी की, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने खेद प्रकट किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी बात फैक्चुअली करेक्ट है कि लालू जी ने भी बोला था हेमा मालिनी जी के लिए, उनके ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई, उनको हंसी मजाक में ले लिया गया। इरफान अंसारी ने भी कुछ महीने पहले यही टिप्पणी कंगना जी के ऊपर की थी, उनको मंत्री बना दिया गया। नरेश बालियान ने हेमा मालिनी जी पे यही टिप्पणी की थी, उनको टिकट दे दिया गया। ये रणदीप सुरजेवाला ने बोला सांसद महिलाओं हेमा मालिनी की तरह बने चाटने के लिए, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। शांति धारीवाल ने राजस्थान चुनाव में बोला था कि मर्दों का प्रदेश रेप होता रहेगा। आपने देखा है कि स्वाति मालीवाल की तो पिटाई की विभव कुमार ने। सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। और हमने देखा है कि आरोप तो सिमी रोजबेल, जॉन, शारदा राठौड़ जैसी कांग्रेस की महिलाओं ने, राधिका खेड़ा ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या क्या नहीं आरोप लगाए कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के लोगों पे। तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अन्ना यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा रेप हुआ, प्रियंका जी का एक शब्द नहीं आया। आरजी कर में एक शब्द नहीं आया। नवाब यादव ने कन्नौज में बच्ची का, बेटी का रेप किया, पीडीए समाज से, एक शब्द नहीं आया। तो सिलेक्टिवली इन विषयों को नहीं उठाना चाहिए। मैं मानता हूँ रमेश भिदुड़ी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने खेद प्रकट किया। मैं आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण भी देता हूँ। लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति था, हमारे जम्मू कश्मीर में मंत्री था, जिसने कटवा के बच्ची के बलात्कारियों का समर्थन किया था। हमने उनको पार्टी से निकाला और उनको मंत्री पद से निकाला। कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने उनको बुला के टिकट दे दिया। वही कांग्रेस जो इतना कैंपेन कर रही थी कटवा रेप पे। हम तो निकालते हैं, हमारे यहाँ तो लोग माफ़ी या खेद प्रकट करते हैं, आपके यहाँ पे तो टंचमाल बोल कर निकल जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में सैद्धांतिक है। पर मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता राजनीति में। इन सब शब्दों को हमें राजनीति के शब्दकोश से डिलीट करना है, इस मानसिकता को भी डिलीट करना है, सभी जगह पे से डिलीट करना है। आखिरी सवाल शो पे आपसे, आपने डायलॉग्स पे कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा,
लेकिन इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आए थे क्या रिएक्शन है? कि क्यों आप पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं, अभी तो देश को आपकी और पॉलिटिकल और आपको कि आप कोई पद संभालें, ऐसा देश को ज़रूरत है, देश देखना चाहते हैं। काफ़ी सारे यंगस्टर्स के मैसेज आए थे। पॉलिटिकल आपका गोल क्या है शहजाद जी? देखिए, प्रॉब्लम हम लोग की ये बन चुकी है कि हम पॉलिटिकल गोल को इलेक्टोरल गोल के साथ मिक्स कर देते हैं। पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल गोल दो अलग अलग चीज़ है। केवल इलेक्टोरल गोल मेरा सिद्ध हो तब मैं पॉलिटिकल या सामाजिक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक होगा सोचना। मान लो मैं राज्यसभा सांसद नहीं बनता हूँ, मान लो मैं लोकसभा सांसद नहीं बनता हूँ, काउंसिलर नहीं बनता हूँ, एमएलए नहीं बनता हूँ, तो क्या मेरा समाज में और राजनीति में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? और मैं क्या अपनी पूरी ऊर्जा केवल इन पदों के पीछे ही लगा दूँ? तो मेरा ये सोचना है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हम जब आते हैं तो समाज और देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग सांसद बन के, कुछ लोग विधायक बन के, कुछ लोग काउंसलर बन के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग इस इलेक्टेड व्यवस्था के बाहर जाकर समाज में और कैसे योगदान दे सकते हैं जिससे कि समाज के दृष्टि से और देश की दृष्टि से उसका फ़ायदा हो, वो भी एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एपॉलिटिकल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स से हम बाहर आ चुके हैं। हाँ, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आपाधापी रैट रेस जो बन चुकी है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाहर निकलना भी चाहिए अगर आपको समाज के प्रति ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। वैसे भी मैं सत्ता की लालच में या कोई पद मिले या कोई हमको कोई मिनिस्टर बना दे, एमपी बना दे, इसके लिए तो आया नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मेन लक्ष्य था कि तीसरी बार एनडीए की मोदी जी की सरकार बने। वो लक्ष्य मेरा हासिल हो गया। एक लक्ष्य था मेरा, लक्ष्य मतलब देश के लिए एक लक्ष्य था कि मोदी जी की सरकार फिर से बने। तो वो लक्ष्य तो हासिल हो गया। मुझे लगता है अगले 5 वर्ष जो भारत तेज़ी से बढ़ने वाला है, अब महाराष्ट्र और हरियाणा हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, आइसिंग ऑन द केक हो गया। दिल्ली आएगी तो चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब देश की जनता हमारे साथ है, अब देश की जनता को और किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से मैं अपना रोल जो है नॉट लिमिटेड टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखता हूँ। और मुझे लगता है कि इस पे मेरा अभी भी चिंतन जारी है कि किस प्रकार से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सामाजिक परिदृश्य में मैं ज़्यादा योगदान दे सकूं। तो मैं उसके प्रति अपने कमिटमेंट को निभाना चाहता हूं। शहजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला और बहुत जल्दी आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना हमें समय दिया। नहीं, मैं तो हमेशा मुझे उत्साह रहता है कि आप लोगों के मंच पे आऊँ, प्लेटफॉर्म पे आऊँ। और आपको शुभकामनाएं कि आपने शतक लगा दी है। और हमारी स्मृति मंदाना है क्रिकेटर, राइट? तो आपने भी स्मृति जी की तरह ही मतलब एक बहुत ही अच्छा 100 एपिसोड्स का तो माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। आप 1000 एपिसोड का भी माइलस्टोन कंप्लीट करें, ये मेरी शुभकामना है। और आप आगे बढ़ें और भी अच्छे पॉडकास्ट करें। थैंक यू सो मच शहजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।